वेलकम डियर व्यूवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है, आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का पहला टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस का, यानी ज़ानत का, वर्बल एंड नॉन वर्बल पार्ट का। जो आप लोगों का दूसरा टेस्ट होता है एकेडमिक पार्ट का, उसमें जीके यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, इनमें से अक्सर जो पास टेस्टों में क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन, इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। काफ़ी हद तक आप लोगों को इसी वीडियो से फ़ायदा होने लगा है, तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग टू विच कंट्री, यानी यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो है कि एंटोनियो गुटेरेस, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि उसका तल्लक किस मुल्क के साथ है, किस कंट्री के साथ है। इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, पुर्तगाल। उसका तल्लक है पुर्तगाल से। एंटोनियो गुटेरेस का तल्लक किस मुल्क से है? पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वार्स फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, यानी इस क्वेश्चन ये बताना है कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कितनी जंगें हुई। इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, 3, यानी थ्री जंगें हुई। कौन कौन सी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पहली हुई थी 1947 में, ये आपने याद रखना है, और दूसरी हुई थी 1965 में, ये आपने याद रखना है, और इसमें जो तीसरी हुई थी 1999 में, ये आपने याद रखना है। पहली 1947 में, दूसरी 1965 में और तीसरी 1999 में। और जो 1971 की जंग थी ये कश्मीर के इशू पर नहीं थी, तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु स्टे व्हेन दे फर्स्ट लेफ्ट मक्का फॉर माइग्रेशन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब पहली बार हिजरत के लिए मक्का से निकले तो कहाँ ठहरे थे। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, जबले थार। जबले थार मतलब उस जगह का नाम है जहाँ पे ठहरे थे, और 3 दिन क्याम किया था, ये भी आपने याद रखना है। जबले थार, और 3 दिन वहाँ पे क्याम किया था, 3 दिन और 3 रातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ग्लैड डैश यू आर शॉर्ट कमिंग, तो इसमें क्या आएगा, इसमें प्रपोजिशन कौन सी आएगी, फ्राम, फॉर, ऑफ या टू, तो इसमें आएगा फॉर। आई एम ग्लैड फॉर योर शॉर्ट कमिंग, ये आपने याद रखना, आई एम ग्लैड फॉर योर शॉर्ट कमिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर केम हेयर डैश 10 AM, तो इसमें क्या आएगा, ड्यूरिंग, अराउंड, थ्रू आउट, या नॉन ऑफ अबव, या ऑल ऑफ अबव। तो इसमें आएगा माई ब्रदर केम हेयर अराउंड 10 AM, इसमें आएगा अराउंड, ये आपने याद रखना है, माई ब्रदर केम हेयर अराउंड 10 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस तरह समझे ताकि आप इजीली समझ पाएंगे कि आप ये समझें कि पाकिस्तान और इंडिया का एक वनडे यानी 50 ओवर का मैच खेला जा रहा है। तो इंडिया ने पहले मतलब एक बैटिंग करते हुए 282 रन्स का टारगेट दिया है पाकिस्तान को ये मैच विन करने के लिए। तो पाकिस्तान ने जब बैटिंग का आगाज़ किया तो पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में 3.2 की रन रेट से स्कोर बनाया। हमें उन्होंने स्कोर नहीं बताया, लेकिन 3.2 की रन रेट से 10 ओवर में स्कोर बताया। तो आगे कह रहे हैं व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर, यानी आगे कह रहे हैं कि अगले अगर 40 ओवर्स में ये जो टारगेट है 282 वाला ये अचीव करना है, तो पाकिस्तान को कितनी रन रेट चाहिए ये मैच विन करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में कितना स्कोर बनाया, 3.2 की रन रेट से। तो स्कोर का नहीं पता, तो स्कोर जानने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को ज़रब कर देंगे 10 ज़रब कर देंगे 3.2, यानी 10 को 3.2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में कितना स्कोर बनाया। इसको ज़रब करेंगे, इसका जवाब आएगा 32, इसका जवाब आएगा, यानी पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में 32 स्कोर बनाया है। तो आगे कह रहे हैं कि अगर आपको कितनी रन रेट चाहिए, अगर आपने 40 ओवर्स में, पाकिस्तानी 40 ओवर्स में ये जो टारगेट है 282 वाला ये अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट कितना 282 वाला। तो पहले 10 ओवर का जो स्कोर है 32, 282 से वो तफरीक कर देंगे। तो 282 से 32 को तफरीक करेंगे, जवाब पीछे कितना रह जाएगा, 250 पीछे जवाब रह जाएगा। तो आगे हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। 250 जो है उसको हम, जो ये 40 ओवर्स हैं, तो पीछे जो 40 ओवर रह गए हैं, तो 40 ओवर के साथ हम कर देंगे तकसीम। 40 को तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसको तकसीम करके इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो कितना इसका जवाब आता है, 6.25, 5.25, 5.5, 7.4 या 5। तो इसका जवाब लाजमी कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ द स्मॉलेस्ट इन मंथ ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला किस माह में सबसे कम होता है, जुलाई, मार्च, मई या जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, जनवरी। जनवरी में ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ये आपने याद रखना है, जनवरी।
तो इसके बारे में और भी चंद क्वेश्चन है जो कि आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि देखें जो 21 एंड 22 दिसंबर ये मतलब है कि लॉन्गेस्ट मतलब है कि 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, ये आपने याद रखना है। 21 या 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है और 21 या 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात, 21 या 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और आपने ये भी याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को मतलब है कि जो दिन एंड रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 21 मार्च को भी दिन और रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और 23 मतलब है कि सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। ये आपने याद रखना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लियाकत नेहरू में जो मुआहदा था वो कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, 1950 यानी 1950 में हुआ। लियाकत नेहरू पैक्ट जो हुआ था, मुआहदा साइन हुआ था 1950 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और इस मुआहदे का नाम क्या है? लियाकत नेहरू मुआहदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी तारीख का बाप किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन इसका राइट है, हेरोडाटस। हेरोडाटस को तारीख का बाप कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडाटस, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द फर्स्ट मुस्लिम CNC ऑफ एयरफोर्स, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो मुस्लिम मतलब है कि मुसलमान जो कमांडर इन चीफ पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कमांडर इन चीफ मतलब है कि मुसलमान कौन था पहला? तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, एयर मार्शल जफ़र खान। ये आपने याद रखना है कि एयर मार्शल जफ़र खान, एयर मार्शल बी ऑप्शन राइट है, एयर मार्शल असगर खान। ये आपने याद रखना है। एयरफोर्स के जो पहले कमांडर इन चीफ थे मुसलमान, वो थे एयर मार्शल असगर खान। तो नेक्स्ट आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों के टेस्ट में आ सकती हैं। जैसा कि अगर बात की जाए कि पाकिस्तान नेवी का मतलब है कि पहला कमांडर इन चीफ था मुसलमान। पाकिस्तान नेवी का जो पहला कमांडर इन चीफ था मुसलमान, उसका नाम था एडमिरल मोहम्मद सदीक। एडमिरल मोहम्मद सदीक पाकिस्तान नेवी के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ थे। अगर बात करें पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी के, तो वो थे मोहम्मद अयूब खान। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान आर्मी के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट अगर बात करें फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ एयरफोर्स, वो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, एयर मार्शल असगर खान। एयर मार्शल असगर खान मुसलमान थे, एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ। तो अगर बात करें, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनने के फौरी बाद पाकिस्तान नेवी के, पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कमांडर इन चीफ थे वो मतलब गैर मुस्लिम यानी अंग्रेज़ थे। तो वो भी आप लोग याद रखना है। तो पहले हम बात कर रहे थे मुसलमान मतलब कमांडर की जो पहले थे। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो सबसे पहले मतलब है कि मुसलमान का क्वेश्चन में जिक्र ना हो, ये पूछा जाए कि सबसे पहले मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ का नाम क्या है? तो उसका नाम है फ्रैंक मैसरवी। जो फ्रैंक मैसरवी हैं ये पाकिस्तान आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ थे पेरी केन। जो पेरी केन है ये एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट अगर बात करें पाकिस्तान नेवी के जो पहले कमांडर इन चीफ थे जेफर्ड जेम्स। जेफर्ड जेम्स जो थे ये पाकिस्तान नेवी के पहले कमांडर इन चीफ थे। जो ऊपर बताया है वो मुसलमान पहले कमांडर इन चीफ थे, लेकिन जो सबसे पहले पूछा है तो आर्मी का है फ्रैंक मैसरवी, एयरफोर्स का पेरी केन और पाकिस्तान नेवी का जेफर्ड जेम्स, जो आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग, यानी इस क्वेश्चन ये बताना है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस का तल्लुक किस मुल्क से था? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, इटली से। जो क्रिस्टोफर कोलंबस का तल्लुक किस मुल्क से था? इटली से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाकिस्तान सेंटर्स आर इलेक्टेड थ्रू, यानी जो पाकिस्तान में जो सेंटर्स का इंतखाब डैश के ज़रिए किया जाता है, यानी जो पाकिस्तान में जो सेंटर्स का इंतखाब है जो सेनेट में मतलब है कि किया जाता है, सेंटर्स का मतलब कि सेनेट में जो होते हैं सेनेटर्स, उनका इंतखाब किसके ज़रिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यानी जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तान में सेंटर्स का इंतखाब किया जाता है। ये आपने याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 वाज ब्रोक्ड फॉर नेगोशिएशन बाय द, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो अंडस वाटर ट्रीटी का जो 1960 का पाकिस्तान और भारत का मुआहदा था ये किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान एंड भारत का जो वर्ल्ड ट्रीटी का मतलब इशू था, मसला था, वो हल करवाया था 1960 में, ये आपने याद रखना है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन वाज सी पैक एग्रीमेंट साइंड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक का मुआहदा कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, 20 अप्रैल 2015 यानी 20 अप्रैल 2015 को 20 अप्रैल 2015 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सी पैक का एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो सी पैक की फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ पाकिस्तान वन द हॉकी वर्ल्ड कप फॉर मेन, यानी पाकिस्तान ये मर्दों का हॉकी वर्ल्ड कप कितनी बार जीता, यानी वर्ल्ड कप मतलब हॉकी का जो वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में मतलब है कि जो वर्ल्ड कप होता है वो कितनी बार जीता है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, 4 टाइम्स जीता यानी 4 दफ़ा जीता है। और कब कब जीता है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पहला जो जीता है 1971 में, पहला 1971 में, दूसरा जीता है 1982 में, पहला 1971 में दूसरा तीसरा 1982 में, तीसरा 1982 में, दूसरा 1978 में और चौथा 1994 में। आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, पहला जीता था 1971 में, दूसरा 1978 में, तीसरा 1982 में और चौथा 1994 में। तो ये 4 दफ़ा पाकिस्तान ने जो हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है एक दफ़ा जीता है 1992 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर हैंडमेड आर्टिकल्स, यानी हैंडीक्राफ्ट यानी जो हाथों से बनाने वाली चीज़ मतलब के लिए पाकिस्तान का कौन सा शहर जो है वो काफ़ी मशहूर है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है मुल्तान। मुल्तान मतलब है कि हाथों से बनाने वाली चीज़ों से काफ़ी मशहूर है के लिए। तो मुल्तान को सूफियों का शहर भी कहा जाता है और मज़ारों का शहर भी मुल्तान को कहा जाता है। तो कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है और पाकिस्तान का गेटवे सिटी भी कराची को कहा जाता है। तो लाहौर को कालजों का शहर कहा जाता है, तो पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है, सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द ओनली 5 स्टार जनरल इन पाकिस्तान आर्मी, यानी पाक फौज के वाहद 5 स्टार जनरल कौन थे? तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो 1947 से लाकर अभी 2024 तक पाकिस्तान के वाहद मतलब कि एक ही पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कमांडर इन चीफ यानी पाकिस्तान के आर्मी के जो हेड हैं वो 5 स्टार मतलब बने थे। तो उनका नाम है, सी ऑप्शन राइट है, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान से पहले या जनरल अयूब खान के बाद कोई भी जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ है, कमांडर इन चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मतलब 5 स्टार नहीं बना, 4 स्टार ही मतलब होकर रिटायर हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि 1947 से लगकर 1972 तक जो पाकिस्तान आर्मी का जो हेड था, जो पाकिस्तान आर्मी का मतलब सबसे मतलब बड़ा मतलब कि जो जनरल था उसको कहा जाता था कमांडर इन चीफ। लेकिन 1972 के बाद ये अहदे का नाम चेंज करके रख दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी जो पाकिस्तान आर्मी का हेड होता है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है। तो 1972 के बाद ये 1972 में ये चेंज किया जाता है। 1972 के बाद जो पहला पाकिस्तान का आर्मी मतलब कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो जनरल टिका खान था, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्टार्टेड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में बैंकों को कौमियाने का आगाज़ किसने किया? यानी ये इसमें क्वेश्चन का मतलब है कि बेसिक यही कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पाकिस्तान में बैंकों को मतलब कि सरकार यानी गवर्नमेंट के अंडर कब किया गया? तो इसका जो राइट मतलब कि किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में बैंकों को मतलब कौमियाने में मतलब अपने मतलब गवर्नमेंट के अंडर कर दिया था, यानी नेशनलाइजेशन में मतलब कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डाइड नेचुरल डेथ, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मंदरजा में से किसकी मौत कुदरती मौत हुई? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या नेहरू? तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, नेहरू। यानी ये सारे ही इंडिया के मतलब कि ये कह लो कि काफ़ी बड़े सियासतदान और इसमें ज़्यादा वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। तो इनमें से अगर बात करें जो नेहरू थे उनकी नेचुरल डेथ हुई, मतलब है कि बाकी अगर तीनों की बात करें तो नेचुरल डेथ नहीं हुई। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह मतलब है कि इनकी वफात हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लेट द फाउंडेशन ऑफ द सैयद डायनेस्टी इनटू इंडिया, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हिंदुस्तान में सैयद ख़ानदान की बुनियाद किसने रखी? तो सैयद ख़ानदान ने काफ़ी अरसा हुकूमत की है बड़े सगीर पर, सब कॉन्टिनेंट पर, यानी जब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का ये सारा इकट्ठा एरिया सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, खिज़र खान। खिज़र खान ने सैयद मतलब है कि ख़ानदान की बुनियाद रखी थी। तो मुगलिया की अगर बात करें, मुगलिया सल्तनत की, तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने मतलब कि मुगलिया ख़ानदान की बुनियाद रखी थी, मुगलिया मतलब हुक्मरानी की बुनियाद रखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टी रज़िया सुल्ताना द रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मंदरजा झैल में से ख़ानदान में से कौन सी रज़िया सुल्ताना बरसगीर के पाक हिंद के हुक्मरान थे? तो जो रज़िया सुल्ताना है ये एक औरत थी, ये जिन्होंने बरसगीर पर तकरीबन 4 साल हुकूमत की थी।
पूरे बरसगीर पर। तो ये मतलब इस क्वेश्चन में ये बताना इसका किस खानदान से तल्लक था, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, द स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम खानदान ने भी तकरीबन काफ़ी अर्सा हुकूमत की है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि कितने साल, लेकिन काफ़ी अर्सा हुकूमत की है स्लेव डायनेस्टी ने। तो स्लेव डायनेस्टी में ही रज़िया सुल्ताना ने तकरीबन 4 साल हुकूमत किया बरसगीर पर। तो जो रज़िया सुल्ताना का तल्लक किसके साथ किस ख़ानदान से था, द स्लेव डायनेस्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सन्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, हाबील, काबिल और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट राइटर ऑफ वही वाज, यानी वही का पहला मुसन्नफ़ कौन था? तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, हज़रत खालिद बिन सईद। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वही के पहले मुसन्नफ़ थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरब एंड इशा बात प्रेयर्स और ऑफर्ड टुगेदर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मगरब और इशा दोनों नमाज़ें एक साथ अदा की जाती हैं, कब की जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन है, मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा के मकाम, जब हम हज के लिए मतलब जाते हैं तो मुज़दलिफ़ा के मकाम पर मगरब और इशा दोनों मतलब एक नमाज़ इकट्ठी एक साथ पढ़ी जाती हैं, यानी मगरब की और इशा की नमाज़ एक साथ पढ़ी। वैसे इसके अलावा अगर बात करें तो ये इस तरह पढ़ना जायज़ नहीं होता, लेकिन मतलब है कि जब हज के लिए जाएँ तो मुज़दलिफ़ा पर मतलब है कि मगरब और इशा दोनों नमाज़ें एक साथ अदा की जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डैश वर्किंग इन फैक्ट्री सिंस 2007, तो इसमें क्या आएगा, इज़, हैज़ बीन, वाज या हैड। तो देखिए सबसे पहले इसको हमें पता होना चाहिए कि ये किस टेंस का फ़िक्र है। तो इसमें एक तो वर्किंग यानी वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया गया, तो हमें इस बात का कन्फर्म पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस फ़िक्र है। ये नहीं पता चलेगा कि पार्ट पास्ट का है या फ्यूचर का है या मतलब कि प्रेजेंट का है, लेकिन जिसमें आईएनजी होता है वो कंटिन्यूस होता है, ये कन्फर्म होता है। दूसरे नंबर पर इसमें सेंस का यूज़ किया गया है, तो सेंस फॉर ये अगर बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही यूज़ किया जाता है। तो बाकी इसमें जो टाइम की अगर बात करें तो वो भी इसमें मतलब है कि टाइम भी मतलब यूज़ होता है कि 2007 या सुबह से मतलब या शाम से या दोपहर से या इतने बजे से। तो इससे हमें पहचान होती है कि ये मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्र है। तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़, हैव है। तो ही, शी, इट के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो इसमें शी हैज़ बीन वर्किंग इन फैक्ट्री सिंस 2007। तो ये बिल्कुल मैंने आपको सही तरह मतलब इसका ये नहीं बताया, तो इसके लिए मतलब है कि आपको टेंसेस की पहचान होनी चाहिए। तो इसके अलावा अगर बात करें तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बहुत ही आसान अल्फाज में नॉलेज की वीडियो बनाई हुई हैं। टेंसेस की वीडियो भी अपलोड कर सकता हूं अगर आप कमेंट्स में कहें तो, नहीं तो क्योंकि टेंसेस वगैरह तो काफ़ी इसकी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती हैं, तो आप वहां से सीख लेते हैं। लेकिन जो एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी इतनी आसान अल्फाज में मैंने वो समझाए हुए हैं। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक मौजूद है, तो अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए।